नाम रखे हमारे ऊपर। असलम बेग वांटेड है क्या तू? जी साहब। खुद को पकड़वा के इनाम पाना चाहता है? नहीं साहब, सिर्फ संडा करना चाहते हैं, ठुकना नहीं है हमें साहब। आजा थाने, पता है ना, या लिखवा दूं? सर आप एनकाउंटर तो नहीं करेंगे ना? तू थाने तो आजा, फिर सिक्का उछालते हैं। साहब जिंदगी में आप कोई जुर्म नहीं करेंगे, जमानत भी नहीं चाहिए हमको, वहीं पड़े रहेंगे अंदर। साहब आपके थाने के सामने बूट पॉलिश कर लेंगे, चाहे तो आप अपना खबरी बना लीजिए। साहब आपका कुत्ता बन के रहेंगे। वाह, कुत्ता भौंक रहा है कि दुम सीधी करेगा। साहब हमारे भौंकने से आपको ही फायदा है, हमारे पास मर्डर की एक टिप भी है। बता क्या टिप है? साहब पहले आप वादा कीजिए कि आप एनकाउंटर नहीं करेंगे। थाने आजा। चलो बताओ, किसके मर्डर की टिप देने आए हो तुम? साहब अरे हम तुमसे कुछ उगलवा थोड़ी ना रहे हैं, तुम खुदों की टिप देने आए हो ना, तो अकला क्यों रहे हो? बोलो। साहब मर्डर 5 दिन पहले हुआ था। और 5 दिन पहले हुआ ये मर्डर हमारे थाने में दर्ज हुआ। आइए मैडम, छोले भटूरे गर्मा गर्म चाय दो। इतना याद रखना, गोली चलते ही बहुत टर्न मार के निकलना है। चेक करने की जरूरत नहीं कि जिंदा है मर गया, इतना लोहा दागेंगे कि बचेगा नहीं। ये मर्डर एक खास माहौल में हुआ था। क्या ये माहौल इस कत्ल को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया था या फिर इत्तेफाक से हुआ था? अचानक से उस शाम उस भरे बाजार में कुछ ऐसा हुआ जो आमतौर पर नहीं होता था। अरे यार ये धंधे के टाइम पे लाइट दुकान वाला किधर भाग कहाँ गया? लाइट कल ही लिया था। आइए देखो मिल गया। अरे चंदर जी देख के फ्यूज तो उड़ गया कोई? अरे नहीं नरेंद्र भाई, ये सिर्फ अपनी दुकान का ही नहीं, पूरे बाजार का पावर ऑफ हुआ है। अरे साहब बिजली कब तक आएगी? देखिए बाजार में धंधे का टाइम अभी शुरू ही हुआ है। चाचा आज रात तो बिजली आने से रही, पूरा ट्रांसफार्मर उड़ गया है। 6-8 लोग लगे हुए ठीक करने में। बाहर जला हुआ ट्रांसफार्मर ठीक कर रहे हैं बंदे, और हमें तो लगता है कल तक भी ऐसा ही चलेगा। परसों ही लौटेगी बिजली। अब अरे क्या हुआ भाई? ये इस वक्त पटाखे कौन फोड़ रहे? पटाखों की नहीं है, गोली की आवाज़ है शायद। गोली कहाँ चली भाई? अरे कौन चलाया गोली? अरे किधर चली गोली? अरे किधर चली गोली? अरे गोली कौन चलाया भाई? अरे गोली कहाँ चली है? अरे कौन चलाया? किसी ने गोली मार दी। सही कर रहे हो अजय, क्राइम सीन सील करवा दो और फोरेंसिक को कल सुबह हैंडओवर कर दो। त्रिपाठी शुक्ला तुरंत बाइक लेकर निकलो, मार्केट के बाहर जहां भी लाइट हो, सीसीटीवी लगे हो, तुरंत फुटेज निकलो। सर जहाँ तक हमें मालूम है मीनारगंज बाजार में तो किसी भी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अब हाल फिलहाल में किसी ने लगवाया हो तो पता नहीं, और बिना बिजली के वो भी किस काम का साहब? यहाँ बिजली आए दिन जाती है? नहीं साहब, आज अचानक से ऐसे पहली बार गई है। और साहब धनीराम जी ने फ़ोन किया था बिजली विभाग में, बोल रहे थे कि ट्रांसफार्मर जल गया, रिपेयरिंग हो रही है। गोली चलने की आवाज के बाद किसने कोई बाइक जाने की आवाज सुनी? नहीं साहब, हड़बड़ी में हमने किसी चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया, बस वो लाइट के उसमें लग गए थे हम लोग। अजय ये बिजली का अचानक से गुल हो जाना, ये इत्तेफाक था या प्लान? क्योंकि मर्डर तो सॉलिड प्लानिंग से हुआ है। अंधेरे में गोलियां चलाना और हवा हो जाना। सर मैं बिजली विभाग से बात करता हूँ। डेड ऑन अराइवल केस है। सुरेश शर्मा पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 4 राउंड्स फायर हुए थे। ऑन द स्पॉट डेथ हुई हो। नर्स कुछ तो बोलिए। अरे कुछ तो बताइए। कैसे जीजा जी, कहाँ है हो? डॉक्टर पापा ठीक तो है ना? 1 मिनट, आप लोग कौन?
हम कैलाश उनके साले, उनका बेटा, हमारी दीदी। देखिए, सुरेश शर्मा जी की डेथ हो चुकी है। उनको यहाँ लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। ये क्या बोल रहे हैं सर? हमको मिलना जीता जी से। कहाँ है जीता? पोस्टमार्टम करना होगा, मर्डर का केस है ये। डॉक्टर आप फिर से देखिए, ये नहीं हो सकता डॉक्टर, आप ठीक से देखिए। देखिए वो अब नहीं रहे। दीदी ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, 4 गोलियां। अंधेरे की आड़ में गोलियां चलाई गई, लेकिन बिल्कुल निशाने पर। शूट टू किल। कोई दो राय नहीं, पॉइंट ब्लैंक रेंज से 4 गोलियां सीने पर। अरे क्या हुआ भाई? डेफिनेटली ये कोई अंधेरे में चलाए गए तीर नहीं है। शायद ये अंधेरा इस कत्ल में भागीदार था, जिसने कातिल को रोशनी में नहीं आने दिया। गोली चलाने वाले को किसी ने नहीं देखा। पूरा बाजार सदमे में है मैडम जी। बहुत इज्जत थी सुरेश जी की। अगर किसी को कुछ भी पता होता या कोई भी जानकारी होती तो सामने से आपको बताते। नरेंद्र जी, मार्केट में कुछ तो खुसर पुसर चल रही होगी कि कौन मरवा सकता है सुरेश जी को, या किसी से दुश्मनी की। नहीं मैडम जी, सुरेश जी की सबसे सिर्फ दोस्ती थी। पूरे मीनारगंज बाज़ार में सबसे पुरानी दुकान है उनकी, और आर्टिफैक्ट के धंधे में बहुत बड़ा नाम है उनका। एक्सपोर्ट भी होता था और खुद का एक कारखाना भी है। इसके अलावा भी उनकी कोई दूसरी दुकान है? शहर के सबसे पौष इलाके राधेश्याम चौक में 2 नई दुकानें हैं, पर इस दुकान से बहुत लगाव था उनका। हमेशा यहीं बैठते थे। नरेंद्र जी, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए और सोच के बताइए कि क्या उनका किसी से कोई झगड़ा हुआ था या धंधे में कंपटीशन? धंधे में तो कंपटीशन चलता ही रहता है, पर ऐसे कत्ल जैसा आज तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। बस एक बात खटक रही है। क्या? यही कि कल रात अचानक बिजली चली गई और उन पर किसी ने गोलियां चला दी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी भरे बाजार में? अरे सर जी, हमें कैसे पता चलता वहाँ कोई गोलियां चलने वाली है? दुबे जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो मीनारगंज मार्केट की बिजली गई, ये अचानक लिया गया फैसला था या फिर पहले से प्लान था? मीनारगंज मार्केट के ट्रांसफार्मर में ओवरलोडिंग का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, और आप तो जानते हैं बाजार में काफी लोग बिजली की चोरी भी करते हैं। पिछले 3 हफ्तों से ट्रांसफार्मर में हैवी फ्लक्चुएशन दिखाई देने लगी, और पिछले 3 दिनों से जब हमारी टीम जांच कर रही थी तब जाकर पता चला कि ट्रांसफार्मर का एक हिस्सा तो जल चुका है। तो बाजार में पहले से किसी को नहीं मालूम था कि बिजली जाने वाली है? हमारी टीम को भी कहाँ पता था। कल शाम को 6:30 बजे अचानक फैसला लेना पड़ा कि ट्रांसफार्मर बंद करके ही मरम्मत की जाएगी। आपकी टेक्निकल टीम जो 3 दिन से काम पर थी, मुझे सबकी सारी डिटेल्स भेजी। कमाल करते हैं सर जी आप भी। हम बिजली विभाग के कर्मचारी भी आप ही की तरह सरकारी नौकर है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और आप है कि हम ही पर शक कर रहे हो? दुबे जी, शक वक्त की बात तो भी बहुत दूर की है। हम बस थोड़ी बहुत पूछताछ करेंगे। आप जल्दी से डिटेल्स भेज दीजिए। निखिल, जिस तरह से हमला हुआ उससे तो यही लगता है कि हमलावर तुम्हारे पिता को जान से ही मारना चाहता था। तुम्हारी नजर में है कोई ऐसा जो ऐसा चाहता हो? एक ही आदमी है सर, धर्मेंद्र शर्मा, हमारे पापा के छोटे भाई, हमारे चाचा। कोई खास वजह? वजह हमारी एक पुश्तैनी कोठी है सर। तो हमारे भतीजे निखिल ने हमारा नाम FIR में लिखवाया है। जी धर्मेंद्र सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। कमाल है, वो हमारा नाम बोलता है और आप सीधे हमें गिरफ्तार करने चले आते हैं। गिरफ्तार कहाँ कर? आप नामजद हैं, पूछताछ तो बनती है। उसने नाम बोला और आपने FIR में लिख लिया। FIR में नाम लिखने से पहले करते पूछताछ? देखिए, हमारे मामा जी जैसा कह रहे हैं वैसा कर दीजिए। हम अभी कुछ भी सोचने की हालत में नहीं है। निखिल, तुमने ये क्या घटिया हरकत की है? ये हमें तुमसे और चाचा जी से पूछना चाहिए। अश्विनी, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने FIR में हमारे पापा का नाम लिखवा दिया। तुम्हें लगता है कि ताऊ जी को मारने में हमारे पापा का हाथ है? क्या कह रहे हो तुम? अरे हम भी तो शौक बना रहे हैं ना ताऊ जी के मरने का। ये नाटक ना कहीं और करना अश्विनी। तुम और चाचा जी हो जिन्हें पापा से प्रॉब्लम थी, और तुम लोगों ने मिलकर उस पुरानी हवेली के चक्कर में हमारे पापा को मरवा दिया। हमें तो लग रहा है कि तुम्ही ने ये सब कराया है ताऊ जी का बिजनेस हड़पने के लिए। बकवास बंद करो अश्विनी।
हम अपने पापा को मरवाएंगे? हाँ क्यों नहीं? अगर जयदी की दुकान में काम करता ना सोनू राठी। एक मिनट। 444091872। मैम, हड़बड़ी में शायद किसी को ध्यान ही नहीं आया। कांड होने से लेकर अब तक ये सोनू तो कहीं दिखाई नहीं दिया। ये सोनू फिक्स मुलाजिम है सुरेश शर्मा जी का? जी एकदम फिक्स। मैम, हमारी डिटेल स्कैनिंग हो चुकी है। 4 बुलेट्स के सेल्स भी बरामद हुए हैं। 33 कैलिबर की गोलियां इस्तेमाल हुई है जो पिस्टल में इस्तेमाल होती है, जो ज़्यादातर प्रोफेशनल सुपारी किलर्स इस्तेमाल करते हैं। डिटेल रिपोर्ट बहुत जल्दी भेज देंगे। इंस्पेक्टर, हमारा भतीजा निखिल बच्चा है, ऊपर से शौक में है। बोल गया होगा ना आप साहब, लेकिन आप लोग तो मजे हुए हैं, तजुर्बेकार हैं। धर्मेंद्र जी, हमारा तजुर्बा कहता है कि प्रॉपर्टी को लेकर भाई भाई का कत्ल करवा सकता है। तो आपको लगता है कि हमने अपने भाई को मरवाया है, किसी को भेजकर, किसी से गोली मरवा कर? कौन मारेगा गोली? कोई गुंडा, कोई सुपारी लेने वाला ना। जरा सोचिए, माहौल देखिए सर। आपकी पुलिस फोर्स सुपारी लेने वालों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ रही है। रोज अखबार में पढ़ते हैं हम, इतने सारे एनकाउंटर हो रहे हैं। तो आपको बेवकूफ लगते हैं कि ऐसे में किसी को सुपारी उपारी देंगे, वो भी अपने भाई को मरवाने के लिए? अब देखिए धर्मेंद्र जी, ये सुपारी शब्द आपकी तरफ से आ रहा है और ये बेकार की पूछताछ आपकी तरफ से हो रही है। अब हो ही रही है तो फिर जवाब भी देते जाइए धर्मेंद्र जी। हथियार आपने दिए थे, ये हथियारें खुद लेकर आए थे। क्या आपको पता था कि मिराजगंज मार्केट की बिजली गुल होने वाली है? आपको कोई टिप मिली थी? ये हथियारे गए कत्ल करने और बिजली गुल होना उनके लिए बोनस था। आप भी गए थे हथियारों के साथ? हम 10 बजे तक अपने मसाले की दुकान पे थे सदर बाजार में, और वहां कोई बिजली नहीं गई थी। करीब 9:30 बजे हमारे पास हमारी बेटी अश्विनी का फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है। क्यों? उससे पहले शूटर का कॉल नहीं आया कि काम हो गया है? देखिए, हम किसी शूटर वूटर को नहीं जानते, और एक पुश्तैनी कोठी के लिए हम अपने भाई का कत्ल नहीं करवाएंगे, कभी नहीं। तो फिर किस लिए करवाया धर्मेंद्र जी? वो कारण बता दीजिए। इंस्पेक्टर, वो कोठी ही थी जो सुरेश भैया और हमारे बीच में दीवार थी, और उसका फैसला किसी के मरने मारने से नहीं हो सकता था। मामला कोर्ट में है और कोठी पे ताला पड़ा हुआ है। आपने ऐसे कैसे अरेस्ट कर लिया हमारे पापा को? अभी के अभी रिहा कीजिए उन्हें। हमारे वकील आ रहे हैं, उनकी जमानत तो होकर ही रहेगी। जमानत? रिहा? इतना फास्ट फॉरवर्ड में क्यों जा रही हो अश्विनी? हम उनसे सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं, अरेस्ट नहीं किया उन्हें। आप जबरदस्ती उन्हें घर से उठाकर यहाँ ले आए हैं। पूछताछ घर पर भी हो सकती थी ना। आपने ये ठीक नहीं किया। आप पर मानहानि का केस ठोक देंगे हम। एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हो हमारे पापा को। हमें पापा के पास ले जाइए, हमें मिलना है अभी के अभी। 2 साल पहले हमारे बाबूजी का देहांत हो गया, और अपने आखिरी वक्त में वो थोड़ा सठिया से गए थे, तो मरते वक्त गलती से उनके मुंह से निकल गया कि वो कोठी सुरेश भैया को जाएगी। और सुरेश भैया भी कोई दूध के धुले नहीं थे, अच्छी खासी पट्टी पढ़ाई थी हमारे बाबूजी को उन्होंने। धर्मेंद्र, उस दिन तुम हमारी बगल में खड़े थे, तुमने अच्छी तरह सुना था बाबूजी ने क्या कहा था। हमने तुरंत अपनी आपत्ति जताई थी कि यह नाइंसाफी हमारे साथ क्यों हो रही है। यह याद नहीं आपको? और ताऊजी, दादाजी की तबीयत खराब थी, उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी थी, हम सब जानते हैं। उनको तो शायद ये भी याद नहीं होगा कि उनके 2 बेटे हैं। अश्विनी, तुम तो तब वहां थी भी नहीं, और ये बात हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि दादाजी एक अरसे से चाचा जी से नाराज थे। निखिल, तू रहने दे। गलती से दादाजी ने क्या दिया तो कोठी तुम्हारे पापा की हो गई। अपने आखिरी वक्त पे कोई ऐसी गलती नहीं कर सकता। कैलाश, और तुम जो गलती कर रहे हो हमारे घरेलू मामले में ना घुसड़ने की, उसका क्या? तुम सिर्फ सुरेश भैया के साले हो, हमारे परिवार का हिस्सा नहीं। कई सालों से बाबूजी तुमसे नाराज थे, कई मसलों को लेकर, और तुमने कोई कम कोशिश नहीं की उनका मन बदलने की। और आपने भी कोई कम कोशिश नहीं की उनके मन में जहर घोलने की हमारे खिलाफ। बकवास मत करो धर्मेंद्र, जो बाबूजी ने कहा बस वही होगा। बाबूजी की भाई मर्जी थी बरसों से। अगर बरसों से यही मर्जी थी तो अब तक वसीयत बन चुकी होती। और अदालत में जबानी बोली गई बातों के कोई मायने नहीं होते। अदालत? क्या धर्मेंद्र, अदालत? तुम केस करोगे हमारे खिलाफ? सुरेश भैया, आप हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे तो इंसाफ लेने कहां जाएंगे हम, बताइए? ताऊजी, हम कोठी आधी आधी बांट लेते हैं, सबका भला इसी में है, वरना हमें अदालत जाना पड़ेगा। सुरेश भैया के पास कोई सबूत नहीं था कि कोठी बाबूजी ने सिर्फ उनके नाम पे की थी, कोई वसीयत नहीं थी। 2 साल से कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है, तो ऐसे में हम कोई गलत कदम क्यों उठाएंगे? और उससे हो क्या जाएगा? पूरी की पूरी कोठी हमारे नाम पे हो जाएगी। ऐसा निखिल और ताऊजी चाहते थे, हम लोग नहीं। और अब ताऊजी नहीं रहे तो क्या इसका मतलब पूरी कोठी हमारी हो गई? नहीं, वो पुश्तैनी है, उस पर निखिल का भी आधा हिस्सा बनता है। सर, हो सकता है कि ये सब निखिल नहीं कराया हो,
और अपने ऊपर से शक हटाने के लिए मेरे पापा पर सब कुछ थोप रहा है। सर, ताऊजी बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे, बहुत दब कर बड़ा हुआ ये निखिल। इतने सालों से गुस्सा पाल के रखा होगा। बेटा बाप का कत्ल करवा सकता है, लेकिन भाई भाई का कत्ल नहीं करवा सकता। सर, आप एक बार निखिल को पूछ कर तो देखिए, क्यों उसका चेहरा सफेद पड़ गया था सोनू का नाम आते ही। सोनू कौन? हाँ, हमें पता चला सुरेश जी के मर्डर के बारे में। हम बस जाने वाले थे उनके यहाँ पे। अब तक ना तू अपने मालिक के घर गया ना ही दुकान पहुंचा, तो अब तो तू रहने ही दे, सीधा मीनारगंज थाने पहुंच। मैडम, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। वो तो कल बिजली गुल हो गई थी तो हमने साहब से छुट्टी मांगी और उन्होंने दे दी। अब तेरी छुट्टी कैंसिल सोनू, सीधा थाने। निखिल को लगता है वहां पर इल्जाम लगा सकते हैं। हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो निखिल और उसका वो शकुनी मामा कैलाश दोनों को नहीं छोड़ेंगे, देखना आप। ठीक है बेटा, ठीक है। जो कुछ करना शांति से करना, और सबसे पहले अपने गुस्से पे काबू रखो। तुम बता रहे हैं बहुत डेंजर है। साहब, ये धर्मेंद्र और उसकी बेटी अश्विनी के पीछे अपने बंदे लगा देते हैं। वैसे आप फोन रिकॉर्ड से तो पता लगा ही लेंगे कि उन्होंने किसे करवाया, अगर करवाया है तो। मुझे नहीं लगता फोन रिकॉर्ड्स में कुछ मिलेगा। जो इतनी प्लानिंग से मर्डर करवा सकता है वो अपना फोन इस्तेमाल करने की गलती नहीं करेगा। गुरु, तो ये पता कर इन दिनों शहर में शूटर कौन है। ठीक है साहब, कोशिश करते हैं। वैसे ही शहर के क्या, पूरे स्टेट का आज तक सुपारी मार्केट इतना ठंडा नहीं रहा। सारे शूटर डरे हुए, सबकी लगी पड़ी, या तो सब भाग गए या सरेंडर कर दिए या ठोक दिए गए। लेकिन सुरेश शर्मा का मर्डर पेशेवरों ने ही किया। हाँ साहब, कोई होगा वो बढ़ता हुआ बेवकूफ़ जिसने सुपारी लेकर इतना बड़ा जोखिम उठाया, या कोई अंदर वाला। हमें तो ये सोनू पर तगड़ा वाला डाउट है, जो सुरेश शर्मा के यहाँ काम करता है। जैसे ही बत्ती गुल हुई, सोनू छुट्टी लेता है और कोई आकर सुरेश की छुट्टी कर देता है। साहब, अब हमको कैसे पता होगा कि शूटर कौन है? क्योंकि शायद वो शूटर तू खुद है। क्या कुछ भी कह रहे हैं साहब आप। तो तू ऐन वक्त पर दुकान से कहाँ भाग गया था? भाग गया था? अरे साहब, बिजली गई थी तो वो बैटरी वाली लाइट हमने ही जलाई थी दुकान पर, और उसके बाद सुरेश जी से परमिशन लेकर गए थे हम। अच्छा तो साहब जी हम चले फिर? क्या रे सोनू? अरे साहब, अब अंधेरे में कौन सा कोई ग्राहक आएगा, और आएगा भी तो क्या देखेगा, क्या खरीदेगा, और लाइट तो आने से रही वैसे भी। बिजली विभाग वाले तेरे ससुराल वाले जो तू आंखें मूंद के कह रहा है कि बिजली आने से रही। आंखें मुंदी नहीं है साहब जी, खुली हैं, इसलिए कह रहा हूँ। पिछले 3 दिनों से ना ट्रांसफार्मर की चेकिंग चल रही है, और पकड़ में आया है कि एक ट्रांसफार्मर का हिस्सा जल गया है और ऑफ कर दिया है, यानी कि काम शुरू होने वाला है। अच्छा ठीक है, तू जा, सर मत खा, और कल टाइम पे आ जाना। हाँ, टाइम पे आ जाएंगे। थैंक यू साहब। इस बातचीत का कोई गवाह है? गवाह कहाँ से हुआ साहब? अब दुकान पर तो हम और सुरेश जी रहते थे। तो दुकान से गया कहाँ? साहब, हम सीधा घर गए थे और खाना खा के सो गए थे। और फिर पीछे से किसी को भेज दिया कि जा भाई गोली मार दे। अरे मैडम, फिर से? अरे हमने किसी को नहीं भेजा, और हम तो पिछले 3 सालों से सुरेश जी की दुकान पे काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। आप लोग खामखा शक कर रहे हैं हम पर। तेरी कहानी जमी नहीं सुन। जिस दिन गोली चली उस दिन कई चीजें हुई। बिजली गुल हुई तो दुकान से जल्दी गया। और तुझे पता था बिजली नहीं आने वाली है, और किसे पता था? बोल जल्दी। गलत, ये गलत है मैम, ये सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तेरे मालिक की याद में आज पूरा बाजार बंद है। हमारे सर पर भी टेंशन का बेताल बैठा है। बोल दे, कौन था शूटर या थे? क्यों मारा गया सुरेश? और गुमराह करने की कोशिश मत करना, वरना यहीं कहीं जिंदा गाड़ दूंगी। हमने नहीं मारा है उनको, लेकिन हमें पता है कि किसने मरवाया होगा, और ये बात आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबकी लगी पड़ी है कि अगला नंबर उन्हीं का आएगा। और तू ये अब बोल रहा है? हाँ? किसने मरवाया सुरेश शर्मा? सब पांडे जी ने, आदर्श पांडे जी ने। साहब, हम आपको स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकते हैं कि पांडे जी ने ही करवाया होगा ये सब। कौन आदर्श पांडे? राम 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 राम। पांडे जी की भी मीनारगंज मार्केट में सुरेश जी जैसी दुकान है। पांडे जी को टक्कर तो थी सुरेश जी से धंधे में, और तो और सर, व्यापारी मंडल के इलेक्शन में भी खड़े हुए थे पांडे जी सुरेश जी के खिलाफ, और बहुत बुरी तरीके से हारे थे। खुन्नस खा के बैठे थे पांडे जी सुरेश जी से। सोनू, अब तो पुड़िया बना के फेंक रहा है, बुरी तरह पिटेगा। नहीं साहब, भगवान कसम हम झूठ नहीं कह रहे हैं साहब। और हम क्यों मरवाएंगे साहब को, और किसका साथ देंगे हम ऐसे ओछे काम में? बिजली गई थी तो हो सकता है कि पांडे जी को मौका मिल गया होगा, उनने भिजवा दिया होगा किसी को, और पता कर लिया होगा कि हम भी नहीं है दुकान पर। अगर हम होते दुकान पर तो कुछ नहीं होता सुरेश जी को। अगर आप लोगों को अब भी यकीन नहीं है तो आप खान साहब से पूछ सकते हैं। अब ये खान साहब कौन है? साहिल खान साहब का माल बाहर भेजते थे बेचने के लिए, एक्सपोर्टर हैं। हमने बात करते सुना था सुरेश जी को उनके साथ। भाई, जब भी हम सोचते हैं कि आदर्श पांडे इससे नीचे नहीं कर सकता, वो और ज्यादा घटियापन पर उतर आता है। वैसे तुमने उससे क्या कहा?
देख लो भाई, आगे तुम्हारी मर्जी है। बाकी इतना तो लिख के ले लो हमसे खान साहब, अगर आदर्श पांडे ऐसा खेल खेल सकता है। आदर्श पांडे को उठाओ, लेकिन इस सोनू पर भी 24 घंटे नजर रखो, ये कहीं भाग ना पाए। हेलो, आदर्श पांडे जी बोल रहे हैं? सब इंस्पेक्टर अजय उपाध्याय बोल रहा हूँ, मीनारगंज थाना। हुकुम सर। पुलिस थाने आ सकते हो अभी? ये सुरेश भाई के मामले को लेकर? जी, सुरेश शर्मा के मर्डर को लेकर। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। अभी तो हम उन्हीं की शोक सभा में जा रहे हैं, खत्म होते ही हाजिर हो जाते हैं। दीदी, जीजा जी को जिसने भी मारा है, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। निखिल और हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। मम्मी, ये धर्मेंद्र चाचा का ही किया कराया है। अदालत भले पूरी कोठी उन्हें दे दे, पर धर्मेंद्र और अश्वनी को छोड़ना मत। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सजा तो मुंह तोड़ मिलेगी उन्हें। और रही बात कोठी की, वो भी उनको नहीं मिलेगी। वो कोठी निखिल की थी, है और रहेगी। साहब, मुझे लगता है कि जरूर कोई पुलिस के पास गया होगा। पक्का किसी ने चुगली की है। देखो गुरु, ये किसी सातिर शूटर का काम नहीं लगता है। सब जगह सन्नाटा है। काम तो पेशेवर का ही है। खुलेआम गोली चली और साइलेंसर भी नहीं लगा था। अगर पेशेवर शूटर होते तो वो बाइक से मार्केट में घुसते धूल उड़ाते हुए और वैसे ही निकलते। हुआ कुछ ऐसा? अरे पैदल आए होंगे और पैदल ही निकल गए होंगे। रेल और बस के अड्डे पे 5 और 6 फरवरी पे किसी भी हिस्ट्री सीटर की शहर से जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है। पर कत्ल तो हुआ है, और बाकायदा सुपारी वाला। देख, जब शूटर मिलेंगे तब मिलेंगे। गन का पता कर, कहीं से तो गन खरीदा होगा। किसने बेची, कब बेची, कहाँ बेची? सर, बाजार का पूरा इलाका छाना। मीनारगंज की 500 मीटर की दूरी में किसी भी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है सर। लेकिन सर, सदर बाजार के दूसरे छोर पर 2 दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए मिले, पर फुटेज में कोई भी हड़बड़ा कर भागते भागते नहीं दिखा। मतलब शूटर पहले से बाजार में घात लगाए बैठे हुए, बिजली जाने के बाद आराम से आए, गोलियां दागी और भाग निकले। सर, पूरे चांसेस हैं कि वो गोली चलाकर बाजार में ही आराम से घूम रहे हो। एक तो अंधेरा था, ऊपर से भीड़ वाला टाइम था, तो भागने की जरूरत ही ना पड़ी हो। चुपचाप भीड़ में घुल मिल गए होंगे। सारे व्यापारियों की राय है कि बाजार और 4 दिन बंद रखा जाए और एक मोर्चा निकाला जाए। हमारे खिलाफ? हम पर दबाव बनाने? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जुल्म के खिलाफ आप लोगों ने जो एक आंदोलन चला रखा है पूरे राज्य में, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन सुरेश शर्मा जी एक इज्जतदार आदमी थे, सबसे अच्छे रिश्ते थे उनके। सब हैरान हैं। ये गैंग वैंग को आप निपटा रहे हो, फिर भी एक नेक इंसान पे गोली चलती है। अरे कैसे दुकानदार धंधा करेगा ऐसा भय के माहौल में? ऐसे नेक आदमी से आपकी तो खूब बनती होगी आदर्श पांडे जी। अरे मैडम, हमारी दोस्ती तो जमने जमाने से परे थी। हम लोग एक ही धंधे से नहीं, समझो एक ही माँ के बच्चे थे। अरे सुरेश जी मेरे बड़े भाई जैसे थे। पांडे जी, ये लीपा पोते कहीं और आजमाइए। सुरेश शर्मा से व्यापारी मंडल का चुनाव हारे थे आप, और उनके ग्राहक भी तोड़ रहे थे। धंधे में तो कंपटीशन चलती ही है, और इलेक्शन में हार जीत तो लगी रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर हारने वाला जीतने वाले को मरवा दे। हम व्यापारी हैं, और जैसे पूरे देश में डेमोक्रेसी चलती है ना, वैसे हमारे मंडल में, हमारे धंधे में भी वही चलती है, डेमोक्रेसी। पांडे जी, एक्सपोर्टर साहिल खान को आपके सामने खड़ा करूं? सुरेश शर्मा का खास क्लाइंट। 2 महीने पहले जिसे आपने बुलाकर एक्सपोर्ट ऑर्डर आपके साथ फिक्स करने की गुजारिश की थी, रेट कटिंग की, सुरेश शर्मा को काटने, उसका बिजनेस खत्म करने की साजिश की। जब आदर्श जी ने हमें अपना ऑफर बताया तो मन ही मन हम हंस पड़े थे सर। आदर्श पांडे सुरेश शर्मा को बिजनेस में काटना चाहता था? बिल्कुल सर। साहिल भाई, हम दोनों मिलकर पूरे मार्केट पर हुकूमत कर सकते हैं, और इसमें दोनों का फायदा है। आइए, नया लॉट है, देख लीजिए एक बार। $10 कम। हाँ,
सुरेश भाई से 10% कम, बस अपने सारे ऑर्डर हमें दे दीजिए और 10% और मुनाफा कमाइए। और ये 10% डिस्काउंट कब तक रहेगा? जब तक के सूरज चांद रहेगा। जाहिर है हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि सुरेश जी के साथ में हमारे अब्बा ने सिर्फ हाथ नहीं मिलाया था बल्कि गले भी मिले थे। और आपने सुरेश शर्मा को आदर्श पांडे के इस ऑफर के बारे में बताया? हमने फौरन उन्हें बता दिया। हम नहीं चाहते थे कि सुरेश जी को इस बात का पता बाहर से चले, और ऐसे भी धंधे की नजर से देखे तो हमें सुरेश जी की गरज ज्यादा थी, क्योंकि वो इस धंधे में मजबूत खिलाड़ी थे। धंधे में हरा नहीं पाया तो जान से मरवा डाला उन्हें। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं नहीं बनती थी, हमारी दुश्मनी थी, लेकिन इतना समझ लीजिए आप, ये सुरेश शर्मा भी कोई दूध का धुला नहीं था। हमारे जैसे कई लोगों के साथ रंजिशें रही होंगी उसकी। टेढ़ी उंगली से घी बखूबी निकाल लेता था, चालाक। अरे वाह आदर्श पांडे जी, थोड़ी ही देर में राम से रावण हो गए सुरेश शर्मा जी। अभी थोड़ी देर पहले तो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, बड़े भाई जैसे थे, हमारी दोस्ती जमने जमाने से परे थी। देखिए, अब कोई चल बसे तो दो अच्छे शब्द बोलने पड़ते हैं, रिवाज है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस मार्केट में ना अच्छाई का कोई स्कोप है ना सच्चाई का। बंदूक की नोक मार्केट तय करती है, और आप लोग तो जान के भी अनजान बन जाते हैं। अरे गुंडों के हाथों से हम भी लूटे हैं, ये गैंगस्टर लोग अपनी वसूली करते ही हैं। सीधे सीधे बोलिए पांडे जी, ऐसे किस गैंगस्टर को पाल रखा था आपने जब उससे वसूली करने निकले और उसके हाथों सुरेश शर्मा को मरवाया? अब रहने भी दो साहब, एक तो सुरेश शर्मा से हमारी बनती नहीं थी तो हम धंधे में काटते, गला नहीं काटते। दूसरी बात, बाजार में कोई आता है सरेआम गोली चला के चला जाता है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है डर के मारे, क्योंकि अगर कुछ बोला तो अगला नंबर उसका होगा। आपको तो डर नहीं होगा? देखिए, जहां तक हमारी बात है, हमारी दुकान सुरेश शर्मा की दुकान से काफी दूर है, इसलिए हमने तो सच में कुछ देखा ही नहीं। वैसे जैसे किसी ने आपको हमारी और सुरेश शर्मा की दुश्मनी के बारे में बताया, किसी ने आपको यह नहीं बताया कि उनका एक दूसरा कारोबार भी है, ये आर्टिफैक्ट्स के अलावा। दूसरा क्या कारोबार? जमीन का। और अब आप लोगों को हम क्या बताएं, ये जमीन के धंधे में जितनी कमाई है उतनी दुश्मनी भी है। कौन था दुश्मन? सुरेश शर्मा का छोटा भाई धर्मेंद्र? भाई भाई के बीच में क्या खिचड़ी पकती थी ये तो वो जाने या आप लोग, पर इतना सब जानते हैं, ये जमीन का सारा कारोबार सुरेश का साला कैलाश संभालता था, सामने से, और पीछे से सुरेश जी कस के लगाम पकड़े रखते। अरे बताया नहीं का क्या मतलब है सर? पूरी दुनिया जानती है कि सुरेश जीजा जी जमीन के सौदे करते थे और हम उनके मैनेजर थे। हैं, इसमें छुपाने जैसी क्या बात है? ऐसा है कैलाश, जो हमें बताया नहीं जाता ना, उसे हम छुपाया हुआ समझते हैं। सुरेश जी के छोटे भाई के साथ अनमन को तो बड़ी आसानी से पेश किया गया। हमने इतनी बार पूछताछ की, लेकिन जमीन के लेन देन को लेकर कोई मसला हो, इस बारे में पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि इस बारे में तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं। अरे कोई मसला था ही नहीं या है ही नहीं तो बताएं क्या? सर वैसे तो सारा काम कैलाश जी ही संभालते हैं, सुरेश जी तो बस दोपहर में आते, ठीक 2:30 बजे, और 5 बजे तक निकल जाते। हमें पता चला है कि कैलाश और उसके जीजा सुरेश के बीच कुछ अनबन थी। सर देखिए, हमको यहाँ पे सिर्फ 4 महीना ही हुआ है सर, हमको इस अनबन के बारे में भला क्या पता होगा सर। मतलब अनबन थी, पर क्या थी, क्यों थी, ये तुम्हें नहीं पता? सर हमको कुछ नहीं पता है सर, आप उस मंगल से बात कीजिए ना, वो मंगल अग्रवाल। कौन है मंगल अग्रवाल? हम उसी की जगह पर आए हैं, 4 साल से मंगल ही कैलाश जी और सुरेश जी के साथ यहाँ काम कर रहा था। कहाँ मिलेगा ये मंगल? उसका नंबर है? निखिल, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे मामा के बीच में मनमुटाव था? मैडम, जब कुछ पता ही नहीं था तो क्या बताता, और मामा जी तो घर के हैं, हर मुश्किल में साथ खड़े रहे हैं। वो मर्डर करवा सकते तुम्हारे पापा का? मैडम, आपको क्या पता चला है, पहले आप वो बताइए हमें। किसी को भी बख्शिएगा मत, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम लोगों का कोई भी या किसी और का कोई भी। बस हमारे पापा के हत्यारे को ढूंढ निकालिए। तुम्हारे पापा काफी स्ट्रिक्ट किस्म के थे? हाँ थे। तो सिर्फ तुम्हारे साथ थे या सबके साथ थे? सुना है तुम्हारे मामा को खुद से कोई फैसला नहीं लेने देते थे जमीन के बिजनेस में। देखो, हम तुम्हारे मामा से पूछताछ कर रहे हैं, जिस किसी ने भी ये साजिश की है हम उस तक जरूर पहुंचेंगे। मम्मी,
हमें नहीं लगता ये कैलाश मामा का कराया हुआ है। दरअसल उन्हें ना इस समय घसीटने की कोशिश की जा रही है। अश्विनी, जी, मोहित मौर्य है। बात क्या है? बुलाइए सर। मोहित, मोहित। यस मैम। चलो हमारे साथ। क्यों, क्या हुआ? बात करनी है तुमसे। तो यही बात कीजिए ना। या नहीं, थाने में। लेकिन किस बारे में बात करनी है मैम आपको? सुरेश शर्मा के मर्डर के बारे में। और उससे हमारा क्या कनेक्शन है? मैडम, ये तो कॉलेज में पढ़ता है। मैडम मेरी बात तो सुनिए मैडम। स्पेशल फोर्स लगी हुई है ब्रिजेश पाल के पीछे, तो अपनी तरफ से भी लग जा। किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत पे हमें ये ब्रिजेश पाल चाहिए ही चाहिए। साहब समझो काम हो गया, इसके सर पे इनाम है, बंदे लोग पक्का मुंह खोलेंगे। शर्मा, इनाम की रकम बढ़ा के 40,000 कर दो। बोलने वाले जल्दी बोलेंगे, शायद ये ब्रिजेश ही अपनी खबर हम तक पहुंचा दे। ब्रिजेश पाल वो है जीजा जी के मर्डर के पीछे? किसने करवाया ये? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है कैलाश पाठक। ब्रजेश पाल ने जिस नंबर से फोन करके तुम्हारे जीजा सुरेश शर्मा से फिरौती की रकम मांगी थी ना, उसी नंबर से उसने अगले दिन तुम्हें भी फोन किया था। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स में जो नंबर मिला है वो ब्रजेश पाल का ही था। हमारे फोन रिकॉर्ड में? पर ब्रिजेश पाल हमें क्यों फोन करेगा? सुपारी का एडवांस लेने शायद। तुम ही बता दो, वरना ब्रजेश पाल तो बताएगा ही कि सुरेश शर्मा का मर्डर फिरौती का मामला था या फिर सुपारी का। अब हम क्या बोले सर? आप ये मान के चल रहे हैं कि हमने शहर के बाहर मत जाना। वैसे जाने की कोशिश की तो हमारे लिए अच्छा ही है। शक की गुंजाइश यकीन में तब्दील हो जाएगी। वैसे एक प्यादा लगा है हमारे हाथ, जिसने शायद ट्रकर दबाया है। चल बोल, किसके कहने पर 4-4 गोलियां दागी सुरेश शर्मा पर? लगभग 8 दिन से तो सुरेश शर्मा की दुकान का मुआयना कर रहा था मीनारगंज मार्केट में। हम मुआयना कर रहे थे। मीनारगंज मार्केट के चाय वाले बंसी ने स्टेटमेंट दिया है कि 29 जनवरी से 5 फरवरी के बीच हर रोज शाम को 7 बजे तो उसकी चाय की टपरी पर टपकता और वहीं जमा रहता। मैडम यहीं बैठा रहता था, पर हमारी कोई खास बात नहीं होती थी इससे। मोहित मौर्य नाम है इसका। 5 फरवरी जब सुरेश शर्मा जी पे गोली चली, उस शाम भी ये यहीं बैठा था? हाँ, यहीं बैठा था। बिजली गई, गोली चली, तभी यहाँ बैठा था? उस वक्त इतनी अफरा तफरी मची थी कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है। नहीं बैठा था। नहीं मैडम जी, गोली चलते वक्त वो यहाँ नहीं बैठा था। नरेंद्र जी, ये गोली चलने के बाद ये बंदा दिखाई नहीं दिया, ये हम दावे के साथ कह सकते। और जब गोली चली थी तब ये बंसी के ठेले पे नहीं था, तो इसका मतलब गोली इसी नहीं चलाई है मैडम। हम वहाँ चाय पीने जाते थे, इसका मतलब हम किसी के मर्डर का मुआयना करने गए थे क्या सर? क्या मैडम, कुछ भी बोल रहे हो आप? हर चाय वाली की दुकान पे चाय पीने वाला बंदा क्या किसी को गोली चलाने के लिए मुआयना कर रहा होता है? मीनारगंज मार्केट से तेरा घर 300 मीटर की दूरी पर है ना? 29 जनवरी से पहले तो तुझे वहाँ किसी ने नहीं देखा, खासतौर से बंसी चाय वाले की दुकान पे। ऐसी क्या खास वजह थी अचानक वहाँ चाय पीने जाने की? वजह है कि वो चाय बेचता है, वजह है कि हम चाय पीते हैं। हमारे यहाँ ना बहुत कड़वी चाय बनती है। अब तो हमें मजबूर मत कर हमारी चाय तुझे पिलाने के लिए। अरे नहीं पीनी है सर आपकी चाय, आप ही पीजिए अपनी चाय। हम बता रहे हैं सर, आपको किसी ने हमारे खिलाफ गलत सलत पट्टी पढ़ाई है। किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई है, बाकायदा नाम लिया तेरा। किसने लिया और क्यों लिया? सिर्फ हम चाय पीने जाते थे इसीलिए? सीधी तरह बोल, जो सुपारी ब्रजेश पाल ने तुझे दी वो सुपारी उसे किसने दी? अब ये ब्रजेश पाल कौन है? जिसके लिए मीनारगंज मार्केट में तूने सुरेश शर्मा को ठोक दिया। सर पहले आप लोग ये बताइए कि आपको इस केस में हमें फंसाने के लिए किसने सुपारी दी है? बात को ये गोल गोल मत घुमा, जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दे। गोल गोल तो आप लोग घुमा रहे हो सर। हमारा बाजार में चाय पीने का मकसद कुछ और है। क्या मकसद है? वो पर्सनल है, हम नहीं बता सकते। अरे पर्सनल ही रहेगा, कल के न्यूज़पेपर में छपेगा नहीं। बोल। सॉरी सर, पहले आप लोग ये बताइए कि हमारा नाम किसने लिया? कंचन, पता कर हमारा नाम किसने पुलिस को दिया। ब्रजेश भैया, हमको लगता है असलम ने मुंह खोल डाला। 6 दिन पहले ही सरेंडर कर दिया। भैया वही एक ऐसा बंदा है जो जानता है आपके और सुरेश का बात हुआ था। असलम तो पहले से फट्टू था साला। पुलिस की क्या मूवमेंट है? भैया इनाम बढ़ा दिए आप पे, पूरे 40,000 कर दिए। कंचन, हमें यहाँ से निकलना है, हमारा रास्ता तैयार करो फौरन। भैया हम अभी काम पे लग जाते हैं। और भैया सबसे पहले ये नंबर बंद कर दो, कहीं दूर फेंक दो। सही बोल रहे हो, हम रात को तुमको दूसरे नंबर से फोन करेंगे। हाँ कैलाश मामा, आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? क्योंकि निखिल हमें ये बात सूझी नहीं।
हमें ये बात सूझी ही नहीं कि ब्रिजेश पाल इसके पीछे हो सकता है। दीदी आप तो ऐसी शक की नजर से हमें ना देखिए। देखिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि चाल चल रहा है। हम मानते हैं कि ब्रिजेश पाल ने हमको फोन किया था। क्यों किया था? अरे यही बात तो इससे हमने पूछा। अरे हमें क्यों फोन कर रहे हो भाई? हम कहां से पैसे देंगे तुम्हें? कैलाश तुमसे कौन मांग रहा है बे पैसा? पैसा तुम्हारे जीजाजी के पास है, उनसे निकलवाओ। हमसे ये नहीं होगा, और हमसे क्या किसी से नहीं होगा कि जीजाजी से पैसे निकलवाए। तुम्हें यकीन नहीं होता ना तो तुम उन्हीं को फोन कर लो ना। सब उन्हीं के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। डरका रहे हो बेटा हमको, हैं? मतलब साला माहौल क्या बदला, तुम लोगों के तेवर बदल गए? अरे कोई तेवर नहीं बदले भाई, हमारे हाथ में कब क्या था फैसला लेने जैसा। और आपने ये भी बताना जरूरी नहीं समझा कि ब्रिजेश पाल ने पापा को ही फोन किया। क्या पापा ने मना किया था पैसे देने से? हमें नहीं मालूम कि ब्रिजेश ने जीजाजी को फोन किया था या नहीं। हमें तो पुलिस ने बताया, तब हमको ध्यान आया। और लेकिन हमें लगता है कि ब्रिजेश ने हमें और जीजाजी को खुद से फोन नहीं किया होगा। उसके पीछे वो जीजाजी के भाई धर्मेंद्र और अश्विनी, उसने करवाया होगा। एक जीजाजी को मरवाने और दूसरा हमें फंसाने। लेकिन कैलाश ये बात तुमने खुद नहीं बताई, ना हमको ना पुलिस को। हाँ नहीं बताई दीदी, क्योंकि हमको ये बात सूझी ही नहीं कि ये बातें जुड़ी हुई है आपस में। एक फिरौती लेने वाला पापा पर गोली चलने के 2 हफ्ते पहले उन्हें फोन करता है और उसके ही अगले दिन आपको फोन करता है, और इतनी बड़ी बात आपको सूझी ही नहीं। देखो निखिल, हम दीदी की कसम खा के कहते हैं कि हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। देख मोहित, जब तक तू हमें ये नहीं बताएगा कि पिछले 1 हफ्ते से तू चाय वाले बंसी के ठेले पर क्यों बैठ रहा था, तू यहां से बाहर नहीं जा पाएगा। सर, एक लड़की है। चल सुना कहानी। कहानी नहीं, सच है सर। हम उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। प्यार हो गया उससे। कोशिश कर रहे थे कि कम से कम पहले फ्रेंडशिप तो हो जाए। हम ड्रॉप कर दें आपको घर? गीता, 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 हमारा नाम मोहित है। हम सीताराम कॉलेज में 3rd ईयर बीएससी में पढ़ते हैं। गीता सुनो, गीता, गीता, गीता नाम है उसका। नियारगंज मार्केट में रहती है वो। हम उसे देखने उसकी नज़र में आने के लिए वहां बैठते थे। उस शाम को जब बिजली गई तो हम चाय की दुकान पे थे ही नहीं। हम तो बस गीता का पीछा कर रहे थे। मतलब स्टॉकिंग? मतलब प्यार। हमारा इरादा नेक है मैडम। गीता मीनारगंज मार्केट में नई रहने आई है और पहले दिन से हमारा दिल आ गया उस पर। ट्राई मार रहे थे कि पता नहीं आपको किसी ने कह दिया कि हम मर्डर किए हैं। सर 100% आपको किसी ने गलत टिप दी है हमारे बारे में। गलत काम किया है तूने। हमें एकदम सही टिप दी है किसी ऐसे ने जो बारीकी से स्टडी कर रहा था तुझे। सर हमें तो लगता है हमें बेवजह फंसाया जा रहा है और आप लोग भी इस झांसे में फंस रहे हो। देखिए सर, हमारा एक लेक्चर ऑलरेडी मिस हो गया है। अगर अभी निकल जाएंगे तो दूसरा लेक्चर मिस नहीं होगा। प्लीज हमें जाने दीजिए। ठीक है जा, लेकिन इस शहर के बाहर नहीं जाएगा। हम यही हैं, ना इस शहर से जा रहे हैं ना ही हिंदुस्तान से। हमने कोई बैंक से लोन भी नहीं लिया है, हमारा पासपोर्ट भी नहीं बना है सर। अब जाएं यहाँ से। और मैडम, आपने जो स्टॉकिंग की बात कही थी ना, उससे हमें आपत्ति है, क्योंकि हमें लगता है गीता अब हमें लाइक करने लगी है। हमारी दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। बस आप लोग हमारे बारे में गलत सलत खबर मत फैला देना, नहीं तो हमारा सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा और बनती लव स्टोरी बिगड़ जाएगी। अब तेरा लेक्चर मिस नहीं हो रहा है जो प्यार पे हमें लेक्चर दे रहा है। सर, जिस किसी ने भी हमें इस मोहित के बारे में टिप दी है वो जरूर मीनारगंज मार्केट का लोकल होना चाहिए, जो ये जानता है कि मोहित वहाँ रोज आता है। जिस नंबर से हमारी कॉल लाइन पर ये मोहित वाली टिप देने के लिए कॉल आया था, सुशील से कहो उस नंबर की डिटेल निकाले और इस मोहित मौर्य की भी डिटेल को भी निकलवाओ। और सर, मैं इस गीता से भी बात करती हूँ। अरे कुछ नहीं है माँ, तुम टेंशन ना लो, हम ठीक है। हाँ अभी कॉलेज जा रहे हैं, घर आके बताते हैं सब आपको। ये देखिए मैडम, ये रहा पीसीओ का नंबर है जहाँ से कॉल आई थी मोहित की टिप वाली। इस पीसीओ का एड्रेस निकलवाओ, पहुंचो पीसीओ के मालिक तक, पूछो कि कौन था वो जिसने वो कॉल किया था। सर, धर्मेंद्र शर्मा और उसकी बेटी अश्विनी के फोन रिकॉर्ड्स में शक करने जैसा कुछ भी नहीं मिला, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था।
इन दोनों का ब्रिजेश पाल से कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा। स्पेशल फोर्स की ब्रिजेश पाल पर क्या प्रोग्रेस है? लगे हुए हैं सर, इनाम 25 से 40 हज़ार कर दिया है। सर मुझे ये कैलाश पाठक, सुरेश का साला, इसका कोई झोल लग रहा है। झोल में बुबाल आने का वक्त आ गया है अजय। सुरेश शर्मा की स्टेट एजेंसी पे पहले का वर्कर कौन था जिसने कैलाश और सुरेश के रिश्ते के बारे में बताया था? मंगल अग्रवाल। इस मंगल अग्रवाल और कैलाश दोनों को आमने सामने बढ़ाते हैं। चल भगा भगा, गाड़ी भगा। आप लोग सिर्फ हमारा नाम ही नहीं, हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। हमारे अपनों का भरोसा गंवा रहे हैं हम। सर सुरेश अपनी जान गंवा चुका है। बैठो कैलाश। लेकिन सबूत नाम की चीज नहीं है आपके पास कि हमने ही जीजाजी को मरवाया। अब तो किसी पर भी भरोसा करने से डर लगता है निखिल। समझ में नहीं आता कौन अपना है और कौन नहीं। जिसने भी पापा को हमसे छीन लिया वो अपना हो ही नहीं सकता माँ। उसका पर्दाफाश होकर रहेगा। आइए माता जी, बहन जी, बहुत सारी सब यही मिलेगी। आइए जी, गीता है घर पे? पुलिस आई है गीता। क्या बात करनी है पुलिस को तुझसे? मुझे कैसे पता होगा माँ? गीता, तुम किसी मोहित मौर्य नाम के लड़के को जानती हो क्या? नहीं, हम किसी मोहित मौर्य को नहीं जानते। ये है मोहित मौर्य। ये लड़का कौन है गीता? हमें नहीं पता माँ। मैडम, इसे हमने मार्केट में देखा है और एक बार इसने हमारे कॉलेज के बाहर। दिनेश, अभी के लिए हम इसे अरेस्ट नहीं दिखाने वाले हैं, बाद में देखते हैं जरूरत पड़ती है तो। साहब, लेकिन साहब थैंक्स साहब, वेलकम। त्रिपाठी, बाइक का बंदोबस्त कर फटाफट। बाइक क्यों साहब? अरे इंतजार कर, सब्र कर थोड़ा। पहले बाइक आएगी, फिर तू उस पर भागेगा, उसके बाद हम बाइक में पेट्रोल डालेंगे। शुक्ला, हथकड़ी खोल दो इसकी। साहब, आप जो पूछेंगे हम बताने को तैयार हैं। हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब। सुरेश शर्मा का मर्डर किसके कहने पर करवाया? शूटर कौन था या थे? ये 3 संदिग्ध हैं हमारे पास। इनमें से मास्टरमाइंड कौन है? साहब, इनमें से कोई एक नाम बोलेंगे, आप हमें छोड़ देंगे। पूरी केवाईसी इधर ही करेंगे, फिर देखेंगे। सर जी, त्रिपाठी बोल रहा है बाइक नहीं मिल रही। स्कूटर चलेगा क्या? अरे साइकिल भी चलेगी, हमें कौन सी रेस लगानी है? अरे साहब हमने फोन किया था साहब, सुरेश शर्मा को फोन किया था और उसके साले को भी फोन किया था साहब, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ साहब। हम फोन करते रहे, हमने पहले भी फोन किया साहब। अब तो का लव स्टोरी सुनाने वाला है हा? साहब हम ये कह रहे हैं, हमने धमकी नहीं दी साहब, हमने पैसे मांगे थे साहब। अब माहौल ही ऐसा हो गया साहब, कोई आसानी से पैसा देता ही नहीं है साहब, तो हमने फोन करके पैसे मांगे थे साहब, लेकिन प्यार से मांगे थे। 15 लाख किस खुशी में? वाह सुरेश जी, माहौल इतना बदल गया है कि आप पूछ रहे हैं किस खुशी में? हमारे पास 15 लाख रुपए नहीं है तुम्हें देने के लिए। देखिए सुरेश जी, हम कई बार काम आए हैं आपके, आपसे पुराना रिश्ता है भाई। अरे यार, आगे कभी हाथ खुले होंगे तो सामने से बुला के तुम्हें दे देंगे हम। इस वक्त नहीं है मतलब नहीं है। कैलाश, तुमसे कौन मांग रहा है पैसा? पैसा तुम्हारे जीजाजी के पास है, उनसे निकलवाओ। हमसे ये नहीं होगा। हमारी तरफ से एक बार बात करो उनसे। तुम खुद ही बात कर लो, हमें तक मत करो। चलो कैलाश, अब तो हर कोई पैसा देने से मना कर रहा है, तो क्या सबको मारते मरवाते फिरेंगे? 4 महीने से कोई काम हाथ में नहीं उठाया साहब। हम तो यहां तक सोच रहे थे साहब, अज्ञात काल करके खुद को सरेंडर करवा देते हैं, कम से कम इनाम का पैसा तो खुद उठा लेंगे। लेकिन ये असलम और कंचन, इन्होंने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया साहब। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, हमें किसी ने सुरेश शर्मा के मर्डर की सुपारी नहीं दी साहब, नहीं हमने खुद से उसे मारा है साहब। और आप सोचिए हमें क्या मिलता मर्डर करके साहब। हमने ऐसे मर्डर किया होता, हमने सुपारी ली होती तो इतनी आसानी से गोभी के फूल की तरह आपके हाथ लग जाते हम। अजय,
ये इतना अच्छा बच्चा है, इसने कुछ नहीं किया, फिर तो हमारे किसी काम का नहीं है। फिर तो इसे अरेस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं बनता सर। वैसे भी स्कूटर आई है। चलो भाई बैठा बैठा। एक मिनट छोड़ो साहब, आप हमको वो गन बता दो, कौन सी गन इस्तेमाल हुई है सुरेश शर्मा के मर्डर में। हम आपको बता देंगे शूटर ने वो गन कहां से खरीदी होगी। अच्छा, तो ये पता है तुझे? .33 बोर की गन इस्तेमाल हुई थी क्या? तुझे ये भी मालूम है? नहीं साहब, खाली हमको इतना पता है कि .33 बोर की गन हाल ही में 1 फरवरी को बेची गई है। किसे बेची, किसने बेची? रवि ने बेची थी साहब। किसको बेची थी नहीं मालूम। रवि बंसल, वो गन सप्लायर? जी हाँ साहब। सर इस रवि की भी अच्छी खासी हिस्ट्री है इसकी तरह। रवि बंसल ने किसको गन बेची थी? साहब ये हमको नहीं पता साहब, ये रवि बंसल को भी नहीं पता साहब कि खरीदने वाला कौन था, लेकिन किसके कहने से रवि बंसल ने वो गन बेची थी ये उसने हमको बताया था साहब। क्या बताया साला, अभी इतना महीना के सूखा के बाद कल जाके थोड़ा सा कमाई हो, जानते हो? कहाँ से भाई? हमारे लिए भी कुछ है क्या उसमें? खरीदने वाला कौन था यार? हम तो आदमी का नाम तक नहीं पूछे। तौफीक ने बेचा वो 1.33 बोर की गन और 6 गोलियां चाहिए। और तौफीक कहाँ है अभी? गधे की शादी में गया। तौफीक का पासवर्ड गधे की शादी। अरे भैया मालूम कैसे चलेगा ऐसे माहौल में कि कौन साला ग्राहक है, कौन पुलिस का भेजा हुआ यमराज है। अच्छा एक बात बताओ, गेम बच किसका रहा है? मतलब कुछ सुन पाए हो? ऐसे माहौल में ना आँख नाक कान मुंह सब बंद रखने में भलाई है। अरे बोल तो रहे खरीदने वाले का नाम तक नहीं पूछे। सर पक्का वही गन इस्तेमाल हुई है सुरेश शर्मा के कत्ल में, क्योंकि अभी 3 दिन पहले रवि खोली खाली करके गायब हो गया। हम गए थे उसके घर पूछने कि इस केस में असलम ने हमारा नाम आगे क्यों किया। ये तौफीक कौन है जिसके कहने पर रवि बंसल ने उस आदमी को गन बेची? तौफीक हिस्ट्री शीटर है साहब। तौफीक गधे की शादी में गया है, क्या मतलब है इसका? तौफीक जेल के अंदर गया। तौफीक का पूरा नाम क्या है? तौफीक पठान, उसका एक जोड़ीदार भी है अमित जायसवाल, दोनों अंदर है साहब। किस केस में? कोई केस नहीं है साहब। अभी 3 महीने पहले जब से आपके लोगों ने धरपकड़ शुरू की है, हमारे लोगों की लाशें बिछाना शुरू की है, दोनों ने खुद को सरेंडर कर दिया। कहाँ सरेंडर किया? काली माता पुलिस चौकी साहब। उठो, चलो निकलो दोनों बाहर। अरे क्या हो गया साहब? अरे हम लोग ठीक है, खुश हैं यहाँ पर। हाँ साहब, हमको जमानत वमानत नहीं चाहिए। अब जमानत नहीं हो रही है तुम्हारी, गधे की शादी का मुहूर्त निकला है, बाराती हो तुम दोनों, भूल गए क्या? सुरेश शर्मा की सुपारी किसने दी थी? गन खरीदने किसको भेजा था रवि बंसल के पास? वो शूटर कौन है? अबे ओ, तुम दोनों की जरूरत किसी को भी नहीं है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं। साहब हम टिप देंगे तो हमको कुछ इनाम तो मिलना चाहिए ना। साहब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? टिप क्या, हम तो केस का पूरा नक्शा खोल के रख देंगे आपके सामने। हाँ बस एक बिना सिम वाला मोबाइल दिलवा दीजिए ना। देखिए ये साला अमित तो पत्ता खेल के अपना टाइम पास कर लेता है, हमको वीडियो गेम खेलने का बुरा लत है। अबे तू तो ठीक है दिया। साहब इस काम का कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं लिया था, हमने सिर्फ प्लानिंग करके दिया था साहब। अबे वो वीडियो गेम, नाम बोल नाम, वरना जेल में भी साइलेंसर के साथ गोली चल सकती है। साहब मार्केट में नया लौंडा आया है, उसका कोई खास हिस्ट्री नहीं है, इसीलिए आपकी नजरों में नहीं आया होगा। हमारे लिए छोटा मोटा काम कर चुका है पहले, वही ये मसला लेकर आया था हमारे पास। सीधे सीधे नाम बोल तौफीक। विमल भाटी एजेंसी है ना सुरेश शर्मा की, उसी का कुछ मामला था। कैलाश, सुरेश शर्मा का साला, उसने सुपारी दी थी क्या विमल भाटी को? कैलाश, यही नाम लिया था क्या विमल ने? वो ठीक से याद नहीं है साहब। मीनारगंज मार्केट में बिजली गुल करने का आइडिया तुम दोनों का ही था? नहीं तो क्या विमल भाटी ने खुद से बिजली गुल कर दी थी? पता नहीं साहब, लेकिन उसने अगर किया हो तो उसको मेडल मिलना चाहिए हमारी सुपारी बिरादरी से। क्यों? विमल भाटी का फोटो है तुम्हारे पास? कहाँ से होगी साहब, मोबाइल होता तो बात बनती थी, इसलिए तो कह रहा था कि मोबाइल मिल जाता तो। विमल भाटी कहाँ मिलेगा?
गोली तो 2-2 महीने में बदल लेता है साहब। हाँ, लेकिन चाय पीने वो एक जगह हमेशा जाता है, गफूर भाई की चाय की दुकान पर, वो हरिश्चंद्र मोड़ पर। सर, इस गफूर चाय वाले के यहाँ फील्डिंग लगा देता हूँ। कैलाश पाठक को भी उठा लो, हमेशा कहता रहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। दिखाते हैं इसको कि हमारे हाथ में डंडा है और पैरों में जूते। अरे बस भी करो सर, बार बार हमें उठाकर हॉट सीट पर क्यों बिठाते हैं आप? इस बार हॉट सीट पर नहीं, तवे पर बिठाएंगे तुझे, और उसके बाद तंदूर के अंदर। अरे सर, लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमने। जी, मैं वहाँ पीछे स्कूटर पे बैठी रहूंगी। जैसे ही वो विमल भाटी आता है यहाँ पे चाय पीने, तो वहाँ सड़क पे बढ़ के एक प्याली चाय गिरा देना। ठीक है, लेकिन 2 दिन से वो यहाँ आया नहीं है विमल। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। एक तो हमने ये बिमल भाटी का नाम पहली बार सुना है, और ये जो 2 कैदियों के नाम आपने बताए, तो तौफीक और जो भी, उनको भी हम नहीं जानते सर। रवि बंसल को भी नहीं जानता? सवाल ही नहीं है सर, हम सिर्फ इतना जानते कि वो जीजाजी का भाई धर्मेंद्र शर्मा, उसकी जबरदस्त चाल है हमें फंसाने की, और आप फंस रहे हैं उसके झूठ के जाल में सर। इसलिए आपको हर जगह हमारा ही नाम मिल रहा है सर। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है सर। पहले हमें ब्रजेश पाल की तलाश थी, अब हमें विमल भाटी की तलाश है। वही बताएगा तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या नहीं है। कौन विमल सर? क्या बोल रहे हैं सर आप? हमारी बात तो सुनिए सर। और आते की खातिरदारी करना, इसे इतना खिलाना कि ये उल्टी कर दे विमल भाटी का ठिकाना। गलत कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं सर। आप सर बहुत भारी गलती कर रहे हैं सर, हम निर्दोष सर बोल रहे हैं सर। 2 दिन 2 रातें हर सख्त पैंतरा अपनाया हमने, फिर भी कैलाश पाठक अपने बेगुनाह होने की दुहाई देता रहा। सर, गन सप्लायर रवि बंसल को ढूंढने के लिए गुरु की पूरी टीम लगी हुई है, पर अभी तक कोई लीड नहीं मिली। कपूर चाय वाला? हमारी टीम घात लगाए बैठी है सर, बस विमल भाटी के आने की देर है। विमल भाटी का ना हमें ठिकाना मिल रहा था, ना ही वो गफूर की चाय की दुकान पर आया, ना उस दिन, ना अगले दिन, ना उसके अगले दिन। पर हमने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी, हमारी टीम वहीं टिकी रही, और 5वें दिन सब्र का फल मिला, विमल भाटी। विमल भाटी उस शख्स का नाम लेने जा रहा था जिसके लिए उसने सुरेश शर्मा का कत्ल किया। जब विमल ने वो नाम लिया, हम सब दंग रह गए। जो शख्स सुरेश शर्मा की हत्या करवाना चाहता था, उसने पूरी साजिश बारीकी से रची थी। उसने विमल भाटी के साथ पूरे मीनारगंज मार्केट का 3-4 दिन मुआयना भी किया था। कत्ल की रात को पूरे मीनारगंज मार्केट में बिजली जाना महज एक इत्तेफाक था। इतना याद रखना, गोली चलते ही बाउट टर्न मार के निकलना है। चेक करने की जरूरत नहीं कि जिंदा है मर गया। इतना लोहा दागेंगे कि बचेगा नहीं। जब विमल भाटी ने सुरेश शर्मा पर 4 गोलियां चलाकर उसे ढेर कर दिया, तब इस कत्ल का मास्टरमाइंड विमल भाटी के बगल में ही खड़ा था। बाजार में छाया अंधेरा शूटर और मास्टरमाइंड दोनों के लिए एक तरह से मददगार साबित हुआ। वो आसानी से उसी रास्ते से निकल गए अंधेरे में जहां से वो आए थे। इस कत्ल का मास्टरमाइंड पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बार हमारे सामने आया, पर हमने उस पर रत्ती भर का शक नहीं किया था। अब क्या चाहिए सर? तेरा दोस्त विमल भाटी तुझे याद कर रहा है, चल मिलवाएं तुझे। ले चलो। अरे साहब क्या हुआ? साहब मेरे बेटे को छोड़ दो साहब। ऐसा भी नहीं था कि इस कत्ल की वजह हमारे कानों पर नहीं पड़ी थी। वजह कैलाश पाठक ने बातों बातों में बता दी थी कि 6 महीने पहले इसने हमसे लोन लिया था 1.5 लाख का, जो अभी तक लौटाया नहीं है। मैंने दोस्ती के लिए मर्डर किया। दोस्त है मेरा मंगल अग्रवाल। मंगल अग्रवाल?
जो सुरेश शर्मा की स्टेट एजेंसी पर काम करता था वो? हाँ। मसला क्या था? बेइज्जती। अबे मंगल, 1.5 लाख रुपए ना उनके लिए हाथ कमा ले, और तुम कौन सा लेके भागे जा रहे हो? उनसे बोल दो कि थोड़ा टाइम लगेगा, दे जरूर देंगे। अमीर लोगों का दिल इतना बड़ा होता ना तो लोग शायद इतना अमीर होते ही नहीं। अब क्या बताएं तुमको, इतना घटिया तरीके से हमारी बेइज्जती करता है ना, जैसे 1.5 लाख रुपए उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल हो। कैलाश पाठक की ऐसी की तैसी, तो मोलक दांत तोड़ के सारे के हाथ में धर दे। हम कैलाश पाठक से लोन लिए, वो तो हमको हक से गाली सुनाता ही है, लेकिन वो साला सुरेश शर्मा, उसका कोई लेना देना नहीं है उस लोन से, लेकिन वो भी हमको उल्टा सीधा सुनाता है। दम नहीं था तो लोन लिया क्यों? साले तूने बोला था 3 महीने में लौटा देगा सूद समेत, 4था महीना हो गया है, एक पाई नहीं लौटाई तूने। अरे मालिक, बहन की शादी के लिए हम लोन लिए थे, अब अचानक से लड़के वाले सब डिमांड बढ़ा दिए, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। शर्म नहीं आती तुझे बहन को आगे करते हुए, साले नमर्द की औलाद। अरे सेठ जी, गाली काहे दे रहे हैं? शुक्र कर जूता नहीं उतारे अभी तक। हमारे पैसे नहीं मिले तो नंगा करके बाजार में बिठा देंगे तुझे। लोन दिया था तुझे, खैरात नहीं। ये छोटे लोग समझते हैं हमारे पैसों के पेड़ हैं, जैसे आम चुराते वैसे पैसे चुराएंगे ये लोग। अबे घूर क्या रहा है कमीने, एक एक पैसा वसूलेंगे हम तुझसे। चल निकल यहां से, दफा हो। क्यों नहीं बुलाया जीजा जी को? कैलाश जी, हम आपसे लोन लिए थे ना, तो फिर सुरेश जी को बीच में घसीट के हमारी इतनी बेइज्जती काहे करवा रहे हैं? वो 1.5 लाख हमारे अपनी जेब से नहीं आए थे, वो जीजा जी के पैसे हैं, और तू पैसे लौटा नहीं रहा है, इसलिए अब तक हम गाली खा रहे थे, अब तू डायरेक्ट खा। कल तो हद ही हो गई विमल, वो साले सुरेश ने हमारे बाबूजी को ऑफिस में बुला लिया। क्यों मैं संतोष, बेटी की शादी करने की हैसियत नहीं थी तो थोड़ा इंतजार कर लेता, या फिर अपनी औकात के हिसाब से लड़का ढूंढता कोई। मालिक, मंगल बता चुका है आपको, आखिरी वक्त में लड़के वालों ने। अबे सुन चुके हैं बकवास हम पहले भी। कल को लड़के वाले फिर कोई मांग करेंगे और मंगल झोली फैलाता हुआ आएगा हमारे पास। तू मंगल को बोल, जब तक हमारे पैसे लौटाता नहीं है घर के कागजात गिरवी रख दे, वरना केस कर देंगे दोनों बाप बेटे पर। हमने गुस्से में नौकरी छोड़ दी तो हमारे पीठ पीछे हमारे बाबूजी को बुला के उनकी इतनी बेइज्जती की है, जी तो करता है साले को बीच रास्ते में बुला के ना जूते से मारे। जूता नहीं, गोली। बात तुम तक थी तो ठीक थी, बाबूजी की बेइज्जती, वो भी साला सिर्फ 1.5 लाख रुपए के लिए। अबे ठोकना तो बनता ही है। मंगल पैसा लौटा देता साहब, पर नहीं, गिद्ध के जैसे उसके पीछे पड़े थे। 1-1 लाख रुपए के 2-2 मोबाइल लेकर चलते हैं, 10-10 हजार रुपए का बिल पड़ता था होटलों में बिना डकारे, और सिर्फ 1.5 लाख रुपए के लिए उनकी जान निकली जा रही थी। तो हमने भी जान निकाल ली साले की। उनसे बेहतर है हम, सच बता रहे हैं आपको। गन और गोली का पैसा ना अपनी जेब से भरा है। मंगल अग्रवाल ने अपना जुर्म कबूल किया। उसी ने विमल भाटी के साथ मिलकर सुरेश शर्मा की हत्या की साजिश रची थी। सुरेश शर्मा की हत्या क्यों हुई ये जानकर उनके परिवार को काफी शौक लगा। जो 1.5 लाख रुपए आने बाकी थे, उन पैसों के बिना उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस सुरेश शर्मा की जान जाने से जो उन्होंने खोया, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। मंगल अग्रवाल के साथ साथ उसके परिवार ने भी बहुत कुछ खोया है। मंगल अपने परिवार का सहारा था, अब उस पर एक मुजरिम होने का दाग लग गया है। दिया गया लोन, दी गई गालियां, उसके चलते खून का खोलना, बेइज्जती का बदला लेने का प्लान बनना, ये सारे पहलू मिलकर चार्जशीट में ये जुर्म क्यों हुआ, इसका पुष्टिकरण करते हैं। दुख की बात यह है कि कत्ल जैसे संगीन जुर्म का रास्ता एक तरफा है। जुर्म के बाद वापस लौटकर गलती सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। फिर भी इस जुर्म का जो क्यों है, उसे बारीकी से स्टडी करना बेहद जरूरी है। जब सर पर गुस्सा सवार होता है, ठगे जाने का आक्रोश उमड़ रहा होता है, बेइज्जती का दर्द तड़पा रहा होता है, तब जरूरत होती है एक ब्रेक की, रुककर सोचने की कि क्या किसी को छोटा महसूस कराने में, उसकी इंसल्ट करने में, उसके अपमान को अपना बदला समझने में कोई समझदारी है? कहीं ये अति तो नहीं हो रहा? क्या संयम की लकीर पार हो चुकी है? स्थानीय लेवल की अराजकता पर अंकुश लगाना हमारा, यानी प्रशासन और व्यवस्था का दायित्व है। हमारा फर्ज है कि हम मुजरिमों में कानून का डर पैदा करें ताकि आम नागरिक बेखौफ होकर जिए। पर उस अराजकता का क्या किया जाए जो अक्सर आम नागरिकों के दिलो दिमाग में पनपती है?
उस आवेश, उस अंधाधुंध गुस्से को कैसे लगाम दें जो गैर कानूनी और हिंसक ख्यालों को बेलगाम उधम मचाने देता है। भले ही बंदूक का ट्रिगर हाथ की उंगली दबाती हो, पर इरादों का ट्रिगर एक अराजक दिमाग दबाता है। अगले हफ्ते फिर मिले